हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम साहब। आप देख रहे हैं दोस्तों एग्ज़ाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल, और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। साथ ही आपसे निवेदन करता हूं कि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाइए, हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। इस लाल बटन जो दी रखी है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाली, इस पर आप क्लिक करें, इसे सब्सक्राइब करें और बगल में दी हुई घंटी वाली बटन पर भी क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। आइए शुरू करते हैं, पहुँचते हैं अपने टॉपिक पर। मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 7 की हमारा राजस्थान नामक की किताब है, इसके इतिहास वाले पोर्शन को करेंगे, वन लाइनर के फॉर्म में करेंगे और कंप्लीट करेंगे। इसमें केवल 3 ही पार्ट दिए हुए हैं वन लाइनर इतिहास के, तो वो तीनों पार्टों का हम पूरा इकट्ठा एक ही बार में मात्र 45 मिनट में पूरा रिवीजन करेंगे। एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं रहेगा, आपको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें से। तो वन लाइनर के फॉर्म में होगा, तो बिना देरी करें, बिना इधर उधर किए हुए आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 हमारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वन लाइनर फॉर्म में। तो आज अध्याय 6 राजस्थान के प्रमुख शासक टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, सॉरी, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब तक था? तो सन 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक 25 वर्ष का शासन रहा था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान के माता पिता का नाम क्या था? तो कर्पूर देवी माता थी और सोमेश्वर जी पिता थे उसके, सोमेश्वर पिता का नाम था। पृथ्वीराज चौहान शासक बनते ही सर्वप्रथम किस पर ध्यान दिया था? तो आंतरिक स्थिति पर ध्यान दिया था, राज्य की आंतरिक स्थिति पर सबसे पहले ध्यान दिया था पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो 6 भाषाएं जानते थे पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबार पर प्रमुख कवि और विद्वान कौन कौन से थे दरबार में? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन से प्रमुख कवि और विद्वान हुआ करते थे? तो विद्यापति गौड़, बागीश्वर, जयानक, विश्वरूप जनार्दन और चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। अगला है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने करी थी? चंद्रवरदाई ने रचना करी थी। चंद्रवरदाई का नाम सबसे अधिक लिया जाता है इनके जितने भी विद्वान कवि हैं उनमें से। माणा कुंभा का शासनकाल कब तक था? तो माणा कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक था। माणा कुंभा का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? सॉरी, माणा कुंभा का जन्म कब हुआ था? तो 1417 ईस्वी में माणा कुंभा का जन्म हुआ था। माणा कुंभा का मेवाड़ के सिंहासन पर कब बैठे थे? तो माणा कुंभा सन 1433 में मेवाड़ के सिंहासन पर बैठे थे, 16 वर्ष की आयु में। माणा कुंभा का व्यक्तित्व में किसका त्रिवेणी संगम था? माणा कुंभा के व्यक्तित्व में किस चीज़ का त्रिवेणी संगम था? तो ये त्रिवेणी संगम था कटार, कलम और कला का। कटार, कलम, कला का त्रिवेणी संगम था। कटार से मतलब तलवार के धनी थे वो। कलम, लेखक भी थे, एक अच्छे लेखक थे, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे, संगीत ग्रंथ लिखे थे और कला प्रेमी थे। तो इसलिए माणा कुंभा को 3 चीज़ों का त्रिवेणी संगम कहते हैं, कटार, कला और कलम का। मेवाड़ का स्वर्णिम युग कहा जाता है। माणा कुंभा के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्णिम युग कहा जाता है। मेवाड़ के कितने दुर्गों का निर्माण माणा कुंभा द्वारा करवाया गया था? अकेले माणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया था। कुल 84 दुर्ग हैं मेवाड़ के अंदर, 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण माणा कुंभा ने करवाया था। माणा कुंभा द्वारा निर्मित दुर्ग हैं, प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं माणा कुंभा द्वारा निर्मित? तो वो हैं अचलगढ़, बसंती दुर्ग, भूमट दुर्ग, मचान का दुर्ग, कुंभलगढ़ का दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ आदि। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कुंभा द्वारा जो संगीत के ग्रंथ रचे गए हैं उनमें 3 ग्रंथों का नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। वो 3 ग्रंथ हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा और शूण प्रबंध आदि। संगीत ग्रंथों की रचना माणा कुंभा ने द्वारा की गई थी। अगला है, माणा कुंभा को कौन सी उपाधि धारण की थी? तो माणा कुंभा ने जो उपाधि धारण की थी उनमें से कुछ उपाधियां हैं, महाराज धीराज, राय राथन, महाराणा, दान गुरु, हाल गुरु, परम गुरु
और चाप गुरु आदि उपाधियां महाराणा कुंभा द्वारा धारण की गई थी। नेक्स्ट है महाराणा सांगा का शासनकाल कब तक रहा था? तो महाराणा सांगा का शासनकाल सन 1509 से 1528 ईस्वी तक था। महाराणा सांगा का वास्तविक नाम क्या था? संग्राम सिंह इनका वास्तविक नाम था। महाराणा सांगा किसके पुत्र थे? तो राणा रायमल के पुत्र थे। राजपूतों को संगठित कर एक छत के नीचे इकट्ठे करने का, एक छत के नीचे लाने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ये भी राणा सांगा ही थे। राणा सांगा के शरीर में कुल कितने घाव लगे थे? तो राणा सांगा के शरीर में 80 घाव थे। मालदेव का शासनकाल क्या था? तो राजा मालदेव का शासनकाल 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक का, लगभग 30 वर्ष का। मालदेव किसके पुत्र थे? तो राव गागा के पुत्र थे। मेवाड़ का मौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासन काल। मेवाड़ का मौर्य युग कहलाता है मालदेव का शासनकाल। यानी कि जैसे मौर्य शासन चलता था उस तरह से लगभग शासन किसने चलाया था? मालदेव ने चलाया था। मौर्यों के बारे में कहा जाता है, सम्राट मौर्य, अशोक मौर्य के बारे में, कि उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। तो इसी तरह से मालदेव ने भी कोई भी युद्ध नहीं हारा था। मालदीव ने कुल कितने युद्ध किए थे? तो 58 युद्ध किए थे मालदीव ने। मालदीव कितने परगनों का अधिकारी था? परगनों पर अधिकार था मालदीव का, तो 58 परगनों पर अधिकार था। जब 58 युद्ध किया, 58 परगनों पर अधिकार था। मालदीव की किन दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो मालदीव ने सोजत दुर्ग, मालकोट का दुर्ग मेड़ता में जो है, और पोखरण के दुर्ग आदि का निर्माण करवाया था। मालदीव का देहांत कब हुआ था? 1562 ईस्वी में मालदीव का देहांत हुआ था। किसने मालदीव को हस्मत वाला शासक कहा था? तो ये फारसी इतिहासकारों ने कहा था। महाराणा प्रताप का शासनकाल कब रहा था? 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक, लगभग 25 वर्ष का शासनकाल रहा था। महाराणा प्रताप किसके पुत्र थे? तो उदय सिंह के पुत्र थे महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को, कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप की माता का नाम क्या था? तो जयवंता बाई महाराणा प्रताप की माता का नाम था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को, राज्याभिषेक हुआ था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप के भाई नाराज होकर अकबर की शरण में चले गए थे। वो कौन थे? जयमाल थे। महाराणा प्रताप ने कृषि और वनों के विकास के लिए कौन सी पुस्तक की लिखवाई थी? तो विश्व वल्लभ नाम की पुस्तक लिखवाई थी वन और कृषि के विकास के लिए। महाराजा रायसिंह का शासनकाल था 1574 से 1612 ईस्वी तक। 1574 से 1612 ईस्वी तक का शासनकाल था। रायसिंह किसके पुत्र थे? तो राव कल्याणमल के पुत्र थे। रायसिंह का जन्म कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1541 को इनका जन्म हुआ था। रायसिंह का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1574 ईस्वी में हुआ था। राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? रायसिंह को राजपूताने का कर्ण कहा जाता है। रायसिंह ने किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था रायसिंह ने। रायसिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथों की रचना किसने करी थी? महाराजा रायसिंह ने ग्रंथों की रचना करी थी। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल रहा था 1621 से लेकर 1667 ईस्वी तक। 1621 से 1667 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, लगभग 46 साल। जयसिंह अजमेर की गद्दी पर कब बैठे थे? तो 1621 ईस्वी में अजमेर की गद्दी पर बैठे थे जयसिंह। आमेर के शासक बनने के बाद मिर्जा राजा जयसिंह को जहांगीर ने किस अभियान पर भेजा था? तो अहमदनगर अभियान पर भेजा था, अहमदनगर के अभियान पर, अहमदनगर विजय के लिए। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी सन 1639 ईस्वी में। मिर्जा राजा को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी सन 1639 ईस्वी को। मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण अभियान में शिवाजी के विरुद्ध किसने भेजा था?
औरंगजेब ने भेजा था मिर्जा राजा को दक्षिण अभियान पर शिवाजी के विरुद्ध औरंगजेब ने भेजा था। बिहार सतसई की रचना किसने करी थी? तो बिहार सतसई की रचना महाकवि बिहारी ने करी थी 1662 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जयसिंह चरित्र की रचना किसने करी थी? तो राम कवि ने करी थी जयसिंह चरित्र की रचना। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल था 1638 से 1678 ईस्वी तक का। महाराजा जयसिंह का शासनकाल था लगभग 40 साल का। जसवंत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1626 ईस्वी में बुरहानपुर में जिनका जन्म हुआ था। बुरहानपुर में महाराजा जसवंत सिंह का जन्म हुआ था सन 1626 ईस्वी में। जसवंत सिंह के पिता का नाम क्या था? गज सिंह इनके पिता का नाम था। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो शाहजहां ने दी थी महाराजा की उपाधि। जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? आनंद प्रकाश और सिद्धांत बोध, भूषण प्रबोध, चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना करी थी जसवंत सिंह ने। एक बार दोबारा देखो, जसवंत सिंह ने कौन से ग्रंथ की रचना करी थी? तो आनंद प्रकाश की, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय ग्रंथ की रचना जसवंत सिंह जी ने करी थी। महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल कब था? महाराजा राज सिंह प्रथम का शासनकाल सन 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक था। महाराजा राज सिंह किसके पुत्र थे? तो महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। मेवाड़ के किस शासक ने ब्रज से गोवर्धन नाथ कहते हैं श्री कृष्ण को, गोवर्धन जिन्होंने उठाया था, गोवर्धन नाथ श्री कृष्ण, यानी कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ लेकर गए थे, तो वो थे महाराणा राज सिंह प्रथम। महाराणा राज सिंह प्रथम ब्रज से श्रीनाथ जी की मूर्ति को ले जाके मेवाड़ में स्थापित किया था। उदयपुर में अंबा माता का मंदिर किसने बनवाया था? तो महाराजा राज सिंह प्रथम ने उदयपुर में अंबा माता का मंदिर बनवाया था। रणछोड़ भट्ट द्वारा संस्कृत भाषा में लिखित प्रशस्ति कितनी शिलाओं पर है? तो ये 25 शिलाओं पर लिखी गई है। संस्कृत भाषा की प्रशस्ति है रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखी गई जो है। देश का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो राज प्रशस्ति देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। सवाई जयसिंह का शासनकाल रहा है सन 1699 से 1743 ईस्वी तक। सवाई जयसिंह का शासनकाल रहा है। सवाई जयसिंह का जन्म हुआ था 1688 ईस्वी में। सवाई जयसिंह राज सिंहासन पर कब बैठे थे? 1699 ईस्वी में बैठे थे, मात्र 11 वर्ष की उम्र में। 11 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठ गए थे। सवाई जयसिंह को किसने सवाई की उपाधि दी थी? औरंगजेब ने दी थी। आमेर के स्थान पर जयपुर को राजधानी किसने बनाया था? तो सवाई जयसिंह ने ही बनाया था जयपुर को राजधानी। जीज ए मोहम्मद शाही की रचना किसने करी थी? सवाई जयसिंह ने करी थी सन 1725 ईस्वी में। जीज ए मोहम्मद शाही। जयसिंह कारिका का संबंध किससे है? जयसिंह कारिका का संबंध किससे है? तो ज्योतिष विद्या से, जिसकी रचना सवाई जयसिंह ने करवाई थी। ज्योतिष विद्या से इसका वो है संबंध। सवाई जयसिंह ने कहाँ शौर्य वेधशाला का निर्माण करवाया था? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। सवाई जयसिंह ने कहाँ शौर्य वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो कुल 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जो जयपुर और दिल्ली, मथुरा और बनारस और उज्जैन, 5 जगह हैं ये वेधशालाएं, शौर्य वेधशालाएं ये। नेक्स्ट है, महाराजा सूरजमल का शासनकाल रहा था तो सन 1755 से लेकर 1763 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। सूरजमल कहाँ के शासक थे? तो ये भरतपुर के शासक थे सूरजमल।
सूरजमल के पिता का नाम क्या था? तो सूरजमल के पिता का नाम महाराजा बदन सिंह था। कविवर सुदन और अखैराज गर्ग किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो महाराजा सूरजमल के कवि थे, सूरजमल के यहाँ कवि थे ये, कविवर सुदन और अखैराज गर्ग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कविवर सुदन और अखैराज गर्ग महाराजा सूरजमल के राज कवि थे, सूरजमल के कवि थे। कहते हैं अध्याय 7 का आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेवाड़ के विजौलिया किसान आंदोलन को इसका श्रेय दिया जाता है। विजौलिया किसान आंदोलन कितने वर्षों तक चला? तो ये 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला और भारत का सबसे लंबा आंदोलन है। किसी भी प्रकार का सबसे लंबा आंदोलन जो चला है वो विजौलिया किसान आंदोलन है पूरे भारत का। तो राजस्थान का तो सबसे बड़ा आंदोलन होगा ही होगा। विजौलिया किसान आंदोलन का संबंध किस जिले से है? तो भीलवाड़ा जिले से विजौलिया किसान आंदोलन का संबंध है। विजौलिया किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो मेवाड़ रियासत से संबंधित है। विजौलिया किसान आंदोलन किस जाति के द्वारा किया गया था? तो ये धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा किया गया था। धाकड़ जाति में शुरुआत करी थी, धाकड़ जाति के लोगों के द्वारा का मुख्य आंदोलन रहा है। विजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला है? तो ये 3 चरणों में चला है। विजौलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1914 ईस्वी तक रहा है। द्वितीय चरण विजौलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण कौन सा था? तो 1914 से 1923 ईस्वी तक। और विजौलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण जो है 1923 से लेकर 1941 ईस्वी तक था। इस तरह से इन 3 चरणों में कुल 44 साल यह आंदोलन चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने विजौलिया के किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे। तो सन 1897 में राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार के कर लगाए थे किसानों पर। 84 प्रकार के कर की शिकायत किसने मेवाड़ के महाराणा से की थी? तो ये शिकायत करने वाले थे नानाजी और ठाकरी पटेल। नानाजी और ठाकरी पटेल ने इन करों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा से शिकायत करी थी। शिकायत से नाराज होकर कृष्ण राव ने कौन सा कर लगा दिया था? तो एक चवरी कर और लगा दिया था एक्स्ट्रा। शिकायत से नाराज होकर चवरी कर और लगा दिया था, जो वहां का वो था शासक था उसने। विजौलिया के किसानों पर तलवार बंदी का कर किसने लगाया था? तो पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई का कर लगाया था। इन सभी करों का विरोध किसानों ने किसकी अध्यक्षता में किया था? तो साधु सीताराम दास और फतेह करण चारण की अध्यक्षता में के नेतृत्व में इनका विरोध किया था। नाम है साधु सीताराम दास और फतेह करण चारण। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक ने 1917 में किसकी स्थापना की थी? तो उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना सन 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। आंदोलन के दूसरे चरण में किसने नेतृत्व किया था? तो माणिकलाल वर्मा ने दूसरे चरण में नेतृत्व किया था विजौलिया किसान आंदोलन का। तो विजौलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये जमनालाल बजाज ने किया था। सन 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से किसे विजौलिया भेजा था? तो वहां के राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता को विजौलिया भेजा था सन 1941 में वहां के प्रधानमंत्री राघवाचारी के आदेश से। विजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित महिलाओं में प्रमुख महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो प्रमुख महिलाएं अंजना देवी चौधरी, नारायणी देवी और रमा देवी, इनके नाम प्रमुख आते हैं जो विजौलिया किसान आंदोलन में महिला नेताएं थी, महिलाओं ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, वेंगू किसान आंदोलन। वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये विजय सिंह के आदेश पर राम नारायण चौधरी ने वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे। ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो ये वेंगू किसान आंदोलन से है ट्रेंच कमीशन का संबंध। ट्रेंच कमीशन ने कहाँ के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था? तो गोविंदपुरा के किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश ट्रेंच कमीशन ने दिया था। रूपाजी और कृपाजी का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये वेंगू किसान आंदोलन से ही है रूपाजी और कृपाजी का संबंध। 53 में से कितनी मांगे
बेंगू किसान आंदोलन में मांग ली गई थी, तो 34 मांग जो हैं मान ली गई थी बेंगू किसान आंदोलन के दौरान। बूंदी किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो बूंदी में जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो 1926 ईस्वी में शुरू हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पंडित न्यूनाराम रामनारायण चौधरी और हरिभाऊ किंकर ने नेतृत्व किया था। 3 लोग थे उस समय नेतृत्व करने वाले। पहला पंडित न्यूनाराम, दूसरा रामनारायण चौधरी और तीसरा हरिभाऊ किंकर। इन तीनों ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी के बारहट में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में कौन शहीद हो गया था? तो नानक भील शहीद हुआ था। नानक भील पुलिस की गोली से शहीद हो गया था बूंदी किसान आंदोलन के दौरान। अलवर किसान आंदोलन के मुख्य कारण क्या था? तो जंगली सुअर थे जो खेती को बर्बाद कर देते थे। अलवर किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? सन 1921 में हुआ था। अलवर किसान आंदोलन के समय अलवर के शासक कौन थे? तो महाराजा जयसिंह अलवर के शासक थे उस समय पर। अलवर किसान आंदोलन में कहां पर सैकड़ों किसानों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया था? तो नीमूचड़ा नाम का एक स्थान है, नीमूचड़ा अलवर में, उस स्थान पर किसानों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, जिसे कि दूसरे जलियांवाले हत्याकांड की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। निहत्थे किसानों पर गोलियां चला दी गई थी नीमूचड़ा के, इसे नीमूचड़ा कांड भी कहते हैं। किसानों के ऊपर गोलियां चलाई थी। इस घटना को, नीमूचड़ा घटना को, इस घटना से मतलब नीमूचड़ा घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाले हत्याकांड की संज्ञा दी थी। किस हत्याकांड को दी थी? तो नीमूचड़ा हत्याकांड को दी थी। यानी कि किस घटना को महात्मा गांधी ने जलियांवाले हत्याकांड की संज्ञा दी थी? तो नीमूचड़ा कांड को दी थी। जयपुर राज्य का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? तो सीकर सबसे बड़ा ठिकाना था उस समय जयपुर राज्य का। सीकर के शासक कौन थे? कल्याण सिंह सीकर के शासक थे। किस किसान आंदोलन का की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी? हाउस ऑफ कॉमन्स का मतलब संसद के अंदर इसकी चर्चा हुई थी। किस किसान आंदोलन की हुई थी? तो वो सीकर के किसान आंदोलन की चर्चा हुई थी लंदन की संसद में। वहां पर उसकी संसद को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। सीकर किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सीकर किसान आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह गोठड़ा। ये प्रमुख नेता थे, सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। चिड़ावा में किसने सेवा समिति का गठन किया था? तो मास्टर कालीचरण थे जिन्होंने चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों में जनजागृति प्रसार करने वाले कौन थे? तो वो गोविंद गुरु थे। जो भीलों की जनजागृति फैलाई थी भीलों में, गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? तो संप सभा की स्थापना की थी। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना सन 1913 में कहां पर अश्वनी शुदी पूर्णिमा को, यानी कि अश्वनी माह की पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हो रहा था। तो ये मानगढ़ की पहाड़ी पर हो रहा था। मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का अधिवेशन का आयोजित हुआ था, जो कि अश्वनी पूर्णिमा को सन 1913 में आयोजित हुआ था। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में जाने जाते हैं मोतीलाल तेजावत। आदिवासी जातियों के दूसरे मसीहा के रूप में मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? तो ये मोतीलाल तेजावत ने चलाया था। एक ही आंदोलन, एक ही का मतलब इकट्ठे हो जाओ सब लोग एकीकरण के लिए। किस किसान आंदोलन में 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया गया था? तो एक ही आंदोलन के दौरान 21 सूत्रीय मांग पत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सूत्रीय मांग पत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मेवाड़ की पुकार के नाम से जाना जाता है। यानी क्वेश्चन का समय आएगा कि मेवाड़ की पुकार का संबंध किससे है? तो एक ही आंदोलन से है। और मेवाड़ की पुकार क्या है? तो 21 सूत्रीय मांग पत्र था जो कि उस आंदोलन के दौरान जारी किया गया था या शासक को दिया गया था। उदयपुर के महाराणा ने 21 में से कितनी मांगों को मान ली थी? तो 18 मांग मान ली थी उदयपुर के महाराणा ने 21 में से। डूंगरपुर बांसवाड़ा में भी लोगों को संगठित करने का श्रेय जाता है भोगीलाल पांड्या को और हरिदेव जोशी को। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोगों को इकट्ठा करने का, लोगों को संगठित करने का श्रेय जो जाता है वो भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी को जाता है। मीणा चौकीदारी करने के बदले
गांव वालों से क्या लेते थे? तो चौथ लेते थे, चौथ उगाते थे। चौथ का मतलब एक कर लेते थे, वो चौकीदारी करने के बदले में कुछ पैसे लेते थे। चौकीदारी करने वाले मीणा को क्या कहते हैं? चौकीदार मीणा कहते हैं। मीणा में मोस्टली दो तरह के नाम प्रचलन में है, चौकीदार मीणा और जमींदार मीणा। जो खेती करते थे वो जमींदार मीणा कहलाए, और जो चौकीदारी करके अपना पेट पालन करते थे वो चौकीदार मीणा कहलाए। बाद में सरकारों ने चौकीदार मीणाओं के ऊपर काफ़ी ज्यादती की, इनको चोर के तौर पर माना गया था। ऐसा सरकार ने एक कानून भी बनाया था इसके खिलाफ सन 1924 में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, सरकार ने मीणा जनजाति पर कौन सा कानून बनाया था? तो सन 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स नाम से क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया था। इस एक्ट के अंतर्गत हर मीणा को, चाहे बच्चे हों या महिलाएं हों या बुजुर्ग हों या जवान हों, हर महिला को पास के थाने पर जाके अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी। डेली, रोजाना अपनी हाजिरी देनी पड़ती थी पास के थाने पर जाके। और ये एक्ट 1924 का बना आज़ादी के बाद जाके समाप्त हुआ था। जब तक हाजिरी हर थाने पर जाके अपनी देनी पड़ती थी मीणाओं को। यस, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में कितनी आयु से अधिक के महिला और पुरुष को प्रतिदिन थाने पर उपस्थिति देनी होती थी? तो 12 वर्ष या उससे अधिक की आयु के सभी व्यक्तियों को थाने पर जाके उपस्थिति देनी पड़ती थी। प्रजामंडल का अर्थ क्या है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन, इसका अर्थ होता है प्रजा का मंडल अथवा संगठन। किसने कहा कि राजस्थान में जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब वहां की जनता तैयार होगी तो यह आंदोलन, तभी वहां पर जन आंदोलन चल सकता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? जयनारायण व्यास ने करी थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना सन 1934 ईस्वी में जयनारायण व्यास द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी गई थी सन 1934 ईस्वी में। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो भंवरलाल सर्राफ इसके अध्यक्ष बने थे मारवाड़ प्रजामंडल के। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो मारवाड़ लोक परिषद का गठन सन 1938 ईस्वी में रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में हुआ था। रणछोड़ दास गटारी की अध्यक्षता में सन 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? सन 1931 में कपूर चंद पाटनी एवं जमनालाल बजाज के प्रयासों से स्थापना हुई थी सन 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में हुआ था। दोबारा से प्रजामंडल का गठन किया गया था। जयपुर प्रजामंडल का कार्य आरंभ कब हुआ था या किसके नेतृत्व में हुआ था? ऐसे जयपुर प्रजामंडल का कार्य किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में प्रजामंडल का कार्य आरंभ हुआ था। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? सन 1938 में जमनालाल बजाज के नेतृत्व में, अध्यक्षता में इनका वो हुआ था अधिवेशन। प्रारंभ का प्रथम अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मुख्य भूमिका तो माणिकलाल वर्मा ने इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी। उस समय माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई थी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में ही मेधाराम बेद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कलकत्ता में स्थापना की गई थी। दोबारा देखें, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना सन 1938 में मेघाराम बेद और लक्ष्मण दास स्वामी के द्वारा कलकत्ता में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में आयोजित किया गया था। रायसिंह नगर में बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन आयोजित किया गया था जो कि 30 जून 1946 को आयोजित हुआ था। कोटा प्रजामंडल कहो या हाड़ौती प्रजामंडल कहो,
कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी, कि स्थापना किसने की थी? तो न्यूनाराम शर्मा ने हाड़ौती प्रजामंडल या कोटा प्रजामंडल की स्थापना की थी। कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन कब हुआ था? तो मई 1939 को कोटा में हुआ था। कोटा में मई 1939 में कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, गोविंद गुरु का जन्म कहां हुआ था? तो डूंगरपुर राज्य के एक साधारण बंजारी परिवार में गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। गोविंद गुरु जिन्होंने संप सभा की स्थापना करी थी, उनका जन्म डूंगरपुर में एक बंजारा परिवार में हुआ था। गोविंद गुरु किससे प्रभावित हुए थे? तो दयानंद सरस्वती से गोविंद गुरु प्रभावित हुए थे। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना कब करी थी? सन 1903 में करी थी संप सभा की स्थापना। संप सभा किस भाषा का शब्द है? शंप शब्द जो है किस भाषा का शब्द है? तो राजस्थानी भाषा का शब्द है शंप, जिसका अर्थ होता है प्रेम और बंधुत्व। प्रेम और बंधुत्व शंप शब्द का अर्थ है। अर्जुनलाल सेठी का संबंध किस रियासत से था? तो जयपुर रियासत से अर्जुनलाल सेठी का संबंध है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में किसने करी थी? तो अर्जुनलाल सेठी ने वर्धमान विद्यालयों की स्थापना करी थी जयपुर में, वर्धमान विद्यालय की स्थापना। अर्जुनलाल सेठी कितनी भाषाओं के जानकार थे? तो 5 भाषाओं के जानकार थे अर्जुनलाल सेठी। ये 5 भाषाएं थी अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा। अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली, हिंदी नहीं थी। अर्जुनलाल सेठी 5 भाषाओं के जानकार थे, अंग्रेजी, पारसी, संस्कृत, अरबी और पाली। नेक्स्ट, वर्धमान विद्यालय से क्या किया जाता था? क्रांतिकारियों का प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था वर्धमान विद्यालय के अंदर। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो अर्जुनलाल सेठी को ही सौंपा गया था। राजस्थान में सशस्त्र विद्रोह का जिम्मा जो है अर्जुनलाल सेठी को सौंपा गया था। चेतावनी राज चुंगटिया की रचना किसने करी थी? तो केसरी सिंह बारैट ने चेतावनी राज चुंगटिया की स्थापना करी थी। किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था? किस क्रांतिकारी का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था? तो भूप सिंह गुर्जर जो नाम था वो विजय सिंह पथिक का भूप सिंह गुर्जर नाम था। विजय सिंह पथिक को भूप सिंह गुर्जर के नाम से जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय सिंह पथिक का जन्म कहां हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था, जिन्होंने राजस्थान में आके किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले थे और लेकिन इनका जो आंदोलन था वो पूरा राजस्थान में हुआ था। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने करी थी? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी विजय सिंह पथिक ने करी थी सन 1919 में। 1919 में विजय सिंह पथिक द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। विजय सिंह पथिक किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक द्वारा किया गया था। सेठ दामोदर राठी का जन्म कहां हुआ था? पोकरण में हुआ था। मारवाड़ राज्य था उस समय, मारवाड़ राज्य के पोकरण में उस समय हुआ था सेठ दामोदर दास राठी का जन्म। किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए कोटा सरकार और बिहार सरकार ने बड़ी राशि, बड़ी इनाम की घोषणा कर रखी थी? तो ठाकुर जोरावर सिंह बारहट को पकड़ने के लिए कोटा सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा इनाम की घोषणा कर रखी थी। केसरी सिंह बारहट के पुत्र थे कुंवर प्रताप सिंह। आइए शुरू करते हैं कक्षा 8। शीर्षक है आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं? तो 31 के दिन होते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अनुसार 31 के दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते थे। और 31 और एक आता था क्या कहते थे उसको, देवउठनी एकादशी। इन 2 दिन असूझ शाही थे, तो कोई भी शादी कर सकता है। इन 2 दिनों में बिना शाही के, बिना मुहूर्त के भी शादी हो जाती है। तो इसलिए सर्वाधिक शादी जो होती थी वो 31 के दिन होती थी। राजस्थान सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते थे? तो 31 के दिन होते थे। 31 के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में
सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का, मध्यकाल का मतलब मुगल शासन के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ने और अकबर ने के शासनकाल में सती प्रथा को रोकने का कार्य हुआ था। किसके प्रयासों से सती प्रथा पर कानून बनाया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा के ऊपर कानून बनाया गया था, जो कि 1829 ईस्वी में बनाया गया था। सती प्रथा पर जो कानून बनाया गया था वो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बनाया गया था और 1829 ईस्वी में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस अंग्रेज अधिकारी ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था? तो अंग्रेज अधिकारी का नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस समय भारत के जनरल गवर्नर थे। उन्होंने 1829 में सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया था, एक्ट पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम सती प्रथा विरोध कानून पारित किया गया था? तो जयपुर रियासत थी जिसमें सबसे पहले सती प्रथा के विरोध के स्वरूप कानून पारित किया गया था। राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम कन्या वध पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो कोटा रियासत के अंदर कन्या वध पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। कोटा के बाद में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन कौन सी थी? तो कोटा के बाद में बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर रियासतों ने भी कन्या वध पर रोक लगा दी थी। राष्ट्रीय स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए किसने आवाज उठाई थी? तो दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाई थी बाल विवाह को रोकने के लिए। दयानंद सरस्वती ने बाल विवाह को रोकने के लिए आवाज उठाई। राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले बाल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो ये अलवर रियासत ने बनाया था। अलवर में बना था 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को। 10 दिसंबर 1903 ईस्वी को अलवर में बाल विवाह को रोकने का सबसे पहले कानून बना था। दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता था? दास प्रथा को चाकर भी कहते थे, चाकर या हाली प्रथा के नाम से भी कहते थे। दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम पारित किया था 1833 ईस्वी में। दास प्रथा को खत्म करने के लिए 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने चार्टर अधिनियम को पारित किया था। राजस्थान के किन रास्तों में डाइन प्रथा का प्रचलन था? मेवाड़ और कोटा के रास्तों पर डाइन प्रथा का प्रचलन था। डाइन प्रथा को रोक किसने लगाई? तो सन 1853 में राजपूताना एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1853 में राजपूताना एजीजी ने डाइन प्रथा पर रोक लगाई थी। ब्रिटिश सरकार की 19वीं शताब्दी में से पहले की शिक्षा को किस नाम से जाना जाते थे? ब्रिटिश सरकार में 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से जाना जाता था? उसे कहते थे इंडिजीनियस एजुकेशन कहते थे। इंडिजीनियस एजुकेशन जिसका अर्थ होता था देसी शिक्षा। इंडिजीनियस एजुकेशन। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले भारतीय शिक्षा जो थी उसका नाम था इंडिजीनियस। ब्रिटिश सरकार कहती थी इसको इंडिजीनियस एजुकेशन यानी कि देसी शिक्षा। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहां और कब खोला गया था? तो अजमेर में 1819 में खोला गया था आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल, 1819 में अजमेर में। राजस्थान में कब अंग्रेजी भाषा को राज्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? तो सन 1835 में अंग्रेजी को राज्य भाषा मान लिया गया था। 19वीं शताब्दी में किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी? तो जैसलमेर को छोड़कर बाकी राजस्थान की सभी रियासतों में 19वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ हो गया था। राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? तो मेयो कॉलेज की स्थापना सन 1872 में अजमेर के अंदर वाइसराय लॉर्ड मेयो ने की थी। वाइसराय लॉर्ड मेयो ने सन 1872 में अजमेर के अंदर मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो का से नाम याद रखेगा, लॉर्ड मेयो ने ही मेयो कॉलेज की स्थापना की थी 1872 ईस्वी में। राजस्थान विद्यार्थी संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? तो पंडित जनार्दन राय नागर ने 21 अगस्त 1937 ईस्वी को की थी। सॉरी। पंडित जनार्दन राय नागर ने
21 अगस्त 1937 को राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। राजस्थान में मिशन संस्था, राजस्थान में मिशनरीज संस्था और कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए गए थे। ये 1861 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। 1861 ईस्वी में मिशन संस्था और कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ किए थे 1861 ईस्वी में। राजस्थान द्वारा पहला कन्या स्कूल खोला गया था 1866 ईस्वी में पुष्कर के अंदर। पुष्कर अजमेर में 1866 में कन्या स्कूल खोला गया था। आदिवासियों का मसीहा और वंगड़ के गांधी के नाम से किससे जाना जाता है? तो ये भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या को आदिवासियों का मसीहा भी कहते हैं, यानी कि आदिवासियों का मसीहा कौन है? भोगीलाल पांड्या। और वंगड़ का गांधी के नाम से भी भोगीलाल पांड्या को जानते हैं। तो वंगड़ का गांधी कौन हुआ? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहां हुआ था? सन 1904 में डूंगरपुर जिले में हुआ था भोगीलाल पांड्या का जन्म। बंगड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने बंगड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। नाना भाई और शिंगा भाई का संबंध किस जिले से है? तो डूंगरपुर जिले से नाना भाई और शिंगा भाई का संबंध। अगला क्वेश्चन है, पुलिस किस विद्यालय को बंद करवाने के लिए नाना भाई की हत्या की और शिंगा भाई को क्रूरता के साथ पीटा गया? तो वो था जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को। जन जागृति सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को बंद करने के लिए पुलिस ने नाना भाई की हत्या कर दी थी और शिंगा भाई को बहुत क्रूरता के साथ पीटा था। 13 वर्षीय भील बालिका जिसने अपने शिक्षक को बचाने के लिए अपनी शहीदी दे दी थी, शहीद हो गई थी, वो बालिका कौन थी? कालीबाई थी वो बालिका, जिसने अपनी जान दे दी थी, शहीद हो गई थी 13 वर्षीय बालिका अपने शिक्षक को, अपने टीचर को बचाने के लिए। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहां हुआ था? तो 14 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में जन्म हुआ था। जोबनेर जयपुर जिले में जोबनेर कस्बे में 24 नवंबर 1899 ईस्वी को हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने करी थी? तो हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। वह समाज सब सेवक जो स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना, हीरालाल शास्त्री था। हीरालाल शास्त्री स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री बना था। किशोरी देवी का संबंध किस जिले से है? तो झुंझुनू जिले से किशोरी देवी का संबंध है। किसने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था? तो ये चलाया था मामा बालेश्वर दयाल ने। मामा बालेश्वर दयाल ने जल, जंगल और जमीन नामक आंदोलन चलाया था। तो ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। अब अगला पार्ट हो रहा है संविधान का नवा पार्ट। उसके कुछ तथ्य, थोड़े से तथ्य 2-3 मिनट के, वो देख लेते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे। वो कौन कौन थे जो संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे? वो थे मुकुट बिहारी लाल भार्गव, अजमेर मेरवाड़ा के रहने वाले थे, अजमेर मेरवाड़ा रियासत से आते थे। माणिकलाल वर्मा उदयपुर के थे माणिकलाल वर्मा। जयनारायण व्यास जोधपुर के थे, जयनारायण व्यास। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर के थे। रामचंद्र उपाध्याय अलवर के थे। दलेल सिंह कोटा के थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा जिले के थे। गोकुल लाल असावा शाहपुरा से थे, भीलवाड़ा जिले के, शाहपुरा रियासत के। जसवंत सिंह बीकानेर रियासत से थे। राज बहादुर भरतपुर रियासत से थे। राज बहादुर भरतपुर रियासत के सदस्य थे। हीरालाल शास्त्री जयपुर रियासत के थे और सरदार सिंह खेतड़ी रियासत से थे। मूलतः ये 11 व्यक्ति थे जो राजस्थान की रियासतों के निवासी थे और संविधान सभा के सदस्य थे। इनके अतिरिक्त संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, राजस्थान में ये प्रशासनिक अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर नियुक्त थे, ये भी संविधान सभा के सदस्य थे। तो कौन सी रियासत में कौन सा अधिकारी नियुक्त था? देखें, सर वी.टी. कृष्णाचार्य जयपुर रियासत में नियुक्त थे। C.S. वेंकटाचारी जोधपुर रियासत में नियुक्त थे। सरदार K.M. पनिक्कर बीकानेर रियासत में थे।
और सर टी विजया राघवाचार्य उदयपुर रियासत के अंदर थे। इनके अतिरिक्त भी तीन चार व्यक्ति ऐसे थे जो अन्य राज्यों से संविधान सभा के लिए नियुक्त हुए थे, लेकिन मूलतः रहने वाले राजस्थान के थे। वो कौन कौन से थे, एक तथ्य इसको भी देख लेते हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान के प्रवासी राजधानी दोबारा देखें, इनके अतिरिक्त राजस्थान के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिम बंगाल से थे। प्रभुदयाल हिम्मत सिंह पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुनझुनवाला बिहार से थे, और पदम पंत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। इसके साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आपने हमारा अगर आप चैनल अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो हमारे इस चैनल को एग्जाम पार अब की बार हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का हिस्सा बन जाइए, और घंटे वाले बटन को भी दबाएं, लाइक और शेयर भी करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।